है। तो जहांगीर ने अपनी जीवनी लिखी थी। जहांगीर अपनी जीवनी में कर्ण सिंह की खूब उल्लेख करता है। बन गया था कि एक दिन हम दोनों शिकार करने के लिए गए हुए थे और उसके पता नहीं क्या मन में आई, उसने कहा कि बादशाह आज पहला निशाना तुम लगाओ। और मैं डर गया क्योंकि मुझे इतना अच्छा निशाना लगाना। कर्ण सिंह ने अपने 2 बंदे खुर्रम के पास भेजे। एक बंदे का नाम था हरिदास और एक का नाम था शुभकर्ण। कौन कौन 2 बंदे? हरिदास और शुभकर्ण। किसकी तरफ से जा रहे हैं? मेवाड़ की तरफ से कह दो, कर्ण सिंह की तरफ से कह दो। किससे बातचीत करने के लिए? खुर्रम। खुर्रम कौन है? शाहजहां या कह दो या जहांगीर का बेटा है, वो उधर से लड़ाई करने के लिए। खुर्रम के पास गए, खुर्रम को कहा भाई हम मेवाड़ की तरफ से आए हैं, कर्ण सिंह ने हमें भेजे और हम तुमसे क्या करना चाहते हैं। खुर्रम बेचारा राजू, जो मेवाड़ पिछले 85 सालों में युद्धों के बावजूद संधि करने के लिए तैयार नहीं था, इस बार संधि के लिए तैयार हो गए। इससे बड़ी मुगलों की सफलता क्या होगी? उन्होंने बैठो बैठो बैठो, चाय लो चाय लो। हरदास जी के लिए चाय लेके आओ। आप शुभकर्ण जी कॉफी लेते हो चाय लेते हो? नहीं नहीं, चाय चला लूंगा मत, बैठो। अरे वो संधि की बात कर लेते। अरे कर लेंगे यार, संधि की क्या बात, चाय पानी पियो आराम। उनका अरे सर सुनो तो सही, संधि की बात करो पहले, बाद में चाय पानी ले ले। खुर्रम ने कहा संधि की क्या बात है, मुगलों से संधि का एक ही लेना देना है सिर्फ, जो हमसे संधि करेगा वो हमारे दरबार में अगर हमारी तरफ से लड़ाई करेगा, खत्म बात, लड़ाई बंद हो जाएगी। तो तुम्हारा राजा हमसे संधि कर रहा है तो तुम्हारे राजा को हमारे दरबार में भेज दो संधि। उनका सर यही तो है, हम यही तो कहना चाहते हैं, सुन लो बात, हमारा राजा कभी भी आपके दरबार में नहीं आएगा। क्यों? तो राजा तो संधि नहीं करना चाहता। तो संधि कौन कर रहा है? तो उसका बेटा कर्ण सिंह कर रहा है। तो दरबार में कौन आएगा हमारे? तो दरबार में कर्ण सिंह आएगा, राजा अमर सिंह नहीं आएगा। उसने कहा यार पर हमारे तो जो भी संधि करता है वो राजा खुद आता है यार, आज तक हिंदुस्तान में जितनी संधियां की उसमें राजा खुद को ही आना पड़ता है। फिर मैं एक बार डैडी से पूछ लूं थोड़ा, कर ले बात। उसने जहांगीर की से बात की कि पिताजी ये मेवाड़ वाले संधि करने के लिए तैयार है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे से संधि करने के बाद में इनका राजा कभी भी हमारे दरबार में नहीं आएगा, बल्कि राजा का बेटा जो राजकुमार होगा वो ही दरबार में आएगा। जहांगीर ने कहा चुपचाप संधि कर ले अपने। कहा पर पिताजी ये तो संधि का उल्लंघन है, जो बाकी बातें होती है वो तो हो ही नहीं रही। जहांगीर ने कहा कोई बात नहीं, कौन देख रहा है इस बात को कि कौन आया था और कौन है? अपने जो कलंक लगा हुआ माथे पे कि मेवाड़ नहीं जीत पाए, वो कलंक दूर हो जाएगा। अपने कह देंगे मेवाड़ वालों ने भी हमसे क्या कर ली। बेटा तू नहीं जानता मेरी हालत कितनी खराब है। मैं आगरा में जब गली के अंदर जाता हूं तो बच्चे पीछे करते रहते, ओए मेवाड़ है। मेरे को सपने आते हैं रात को इन मेवाड़ वालों के, तुम जाते हो मुझे डर लगता है इस बार ये मरा इस बार ये मरा, तू संधि कर अपने फटाफट। इसलिए 5 फरवरी 1615 को संधि होती। कब होती संधि? 5 फरवरी 1615। किस किस के बीच में? जहांगीर और अमर सिंह। राजा तो अमर सिंह है, भले खुर्रम कर रहा है पर उधर राजा कौन है? जहांगीर। इधर भले कर्ण सिंह कर रहा है पर राजा कौन है? तो राजाओं के टाइम में संधि हुई, उधर मुगल बादशाह कौन है? जहांगीर। इधर कौन है आपका? जो भी दरबार में जाता था भाई, जो भी संधि करता था, मुगल सिंपल 2 बातें कहते हैं, ये तो तुम हमसे संधि कर लो तो तुम्हारे राजा को दरबार में भेज दो, और तुम्हें हमारी तरफ से लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। मैंने बताया था देखो, सुरजन अकबर से संधि करता है तो कहता है मैं तेरे से लड़ने के लिए कहीं भी चला जाऊंगा, लेकिन अटक नदी को पार। इधर भी कहा गया भाई मेवाड़ वाले मुगलों की तरफ से लड़ने के लिए जाएंगे। कितने सैनिक लड़ने के लिए जाएंगे? 1000। कितने सैनिक? जब भी मुगलों की जरूरत पड़ेगी तो मेवाड़ वालों को कितने सैनिक भेजने पड़ेंगे? 1000। पर मेवाड़ वालों ने कभी नहीं दिए, सिंगल टाइम नहीं भेजे, उल्टे कई बार तो मुगलों के खिलाफ भेजे। कि एक बीच में देखो, मैंने बीच में आपको बताया था कि कोटा का राजा माधो सिंह, तो मैंने कहा था कि जहांगीर और शाहजहां आपस में लड़ पड़े, बाप बेटे जहांगीर और खुर्रम। तो खुर्रम को पकड़ने के लिए रतन सिंह को भेजा गया, बूंदी वाला रतन सिंह उसको पकड़ लेता है, और रतन सिंह पकड़ लेता है, बाद में माधो सिंह और हरि सिंह उनको लगाया था। बातें बताई थी मैंने आप। अब जहांगीर मुगल बादशाह, उसका बेटा उसके खिलाफ बागी हो गया, खुर्रम उसके खिलाफ क्या हो गया? बागी। मेवाड़ वालों को सहायता किसको देनी चाहिए, जहांगीर को या खुर्रम को? भाई मुगल बादशाह के साथ संधि है, बादशाह कौन है? जहांगीर। तो सेना किसकी सहायता के लिए जानी थी? मेवाड़ वालों ने सहायता दी खुर्रम को। खुर्रम का मार तेरे बाप को, जैसे मार सकता है मार, तेरे को राजा बनाएंगे। तो मेवाड़ वाले तो कई बार उल्टे उनके खिलाफ और चले गए, और जहांगीर ने कभी नहीं कहा कि सेना भेजो। मुगलों ने जैसे तैसे करके लिपापोती की कि यार ये नाम हो जाए ऐसा कि हमने संधि कर ली, बाकी जो है वो चलने दो, क्योंकि वो भी इस बात को जानते थे कि जबरदस्ती की तो ये कहेंगे संधि नहीं, युद्ध करेंगे, कौन लड़े। जहांगीर का बेचारे का सीधा था कि शाम को पैक मिल जाए, फालतू की लड़ाई झगड़े में अपने पड़ना नहीं। देखो अच्छा, संधि का मतलब दोस्त हो गए। चित्तौड़ का किला 1568 में अकबर कब्जे पे कर गया था, इनका हमें वापस दो, हमारा किला है, तो कहा वापस दे देंगे, लेकिन तुम उसकी मरम्मत नहीं करवा सकते। क्या नहीं करवा सकते? लिख लो। फिर क्या, देखो मैंने एक आपको बात बताई थी कि जब भी लंबी लड़ाइयां चलती थी ना, और जब संधियां होती, शादी ब्याह करते, जोधार कुंभा में आवड़ बावड़ की संधि हुई, तो जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर की शादी कुंभा के बेटे रायमल के साथ कर दी गई, पढ़ा था हमने।
इस बार मेवाड़ वालों का इसमें लिखो, शादी ब्याह नहीं होंगे। मुगलों ने कहा किसने क्या करना है, नहीं नहीं लिखो, फिर भी कोई डाउट रहे तुम्हारे मन में लिखो। वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं। तो चित्तौड़ का किला मेवाड़ को वापस कब दे दिया गया? 1615। कब दे दिया गया? 1615। मतलब लड़ाई वड़ाई क्या हो गई, समाप्त। तो 1615 तक राजधानी थी चावंड। जैसे लड़ाई खत्म हुई राजधानी आ गई थी उदयपुर। कहाँ गई? क्योंकि उदय सिंह जी के टाइम में उदयपुर राजधानी लाने की तैयारी हो गई थी, लेकिन बीच में हमला हो गया, इसलिए राजधानी को उदयपुर ला ढंग से नहीं पाए। लेकिन अब कहा अपने राजधानी कहाँ लेके चलते हैं? उदयपुर। तो राजधानी उदयपुर कब आ गई? 1615। पहले कहाँ थी? चावंड। चावंड राजधानी गई है 1587। कब गई है? मैंने बताया 1585 में अकबर के हमले बंद हुए, 2 साल में वापस मेवाड़ जीता, राजधानी कहाँ लेके? चावंड। अब बताओ 1587 से 1615 तक चावंड कितने साल राजधानी रही? 28। कितने साल राजधानी रही? तो चावंड लगभग कितने साल तक इनकी राजधानी रही थी? 28। याद रह जाएगी बात है। 1615 के बाद राजधानी कहाँ जाती है इनकी? उदयपुर। कहाँ जाती है? अभी पढ़ेंगे। जहांगीर बड़ा राजी होता है, जहांगीर का मेरे पास में एकदम राइट में यहाँ पे बिठाओ, युवराज को मेरे पास में लेके एकदम अपने पास में बिठाए, उसे 5000 का मनसबदार बनाया। कितने का मनसबदार बनाया? आप लिखो, फिर मैं समझाता हूँ। देख लो, जहांगीर ने इसे 5000 का मनसबदार बनाया। 5000 का मनसबदार बनाया। सुनना, देखो एक शब्द लिखा है मैंने, मनसबदार। क्या लिखा है? अब दार हटाइए, आगे वाला पढ़िए, केवल क्या है? मनसब। क्या है? मनसब का मतलब होता है पद। क्या होता है? या इंग्लिश में को तो पोस्ट। पद, पोस्ट, मनसब, इनका मतलब एक ही होता है। आई बात सुन, जैसे मैं सिंपल भाषा में आज की लैंग्वेज में समझाऊं। मैं आपके सामने अभी 4 आदमी लेके आऊं, मैं कहूं ये मेरे 4 दोस्त हैं, इनमें से एक फर्स्ट ग्रेड है, एक सेकंड ग्रेड है, एक थर्ड ग्रेड है, एक फोर्थ ग्रेड है। मैंने 4। आप इससे ये बता सकते हो क्या इनकी क्या क्या नौकरी है? कैसे बता सकते हो? कुछ ही नहीं बता सकते। फर्स्ट ग्रेड वाला हो सकता है आरएस हो, फर्स्ट ग्रेड वाला हो सकता है लेक्चरर हो, फर्स्ट ग्रेड वाला हो सकता है मेडिकल ऑफिसर हो, है ना। मैं कहता हूँ सेकंड ग्रेड हो सकता है टीचर हो सकता है यूडीसी हो। नहीं बता सकते नौकरी क्या। आप ये भी नहीं बता सकते इनकी तनख्वाह कितनी है। अलग अलग पे ग्रेड होते हैं, अलग अलग नौकरियों के अंदर उनका पे ग्रेड अलग हो सकता है। तो आप क्या बता सकते हो उन चारों से? उनकी औकात क्या बता सकते हैं? आप कहते हैं फर्स्ट ग्रेड वाला बड़ा अधिकारी है, सेकंड ग्रेड वाला उससे थोड़ा छोटा है, थर्ड ग्रेड वाला छोटा है, फोर्थ ग्रेड वाला उससे छोटा। ये तो बता ही सकते हो। आप ये भी नहीं बता सकते इनकी पोस्टिंग कहाँ का है, कुछ ही नहीं बता सकते, पर आपको ये पता चल जाएगा इनके ग्रेडिंग में ऊपर कौन है नीचे कौन है, ये तो पता चला। बस मुगलों के दरबार में जो कोई बंदा जाता, मुगल उसको ग्रेड दिया करते। वो ग्रेड होती 10 से 10,000 के बीच। किससे किसके बीच होती? उस ग्रेड को बोलते मनसब। क्या बोलते? 10 का मनसब, 100 का मनसब, 500 का मनसब, 700 का मनसब, 1000 का मनसब, 5000 का मनसब, 2000 का मनसब, 3000 का मनसब, ऐसे मनसब मिलते। है बात समझ? अब यदि किसी आदमी को मनसब मिला 2000 का, एक को मिला 3500 का, एक को मिला 5000 का, आपको ये थोड़ी पता है रक्षा मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है। आपको ये भी नहीं पता इनको सैलरी कितनी मिलती होगी, पर आपको ये पता है ये 2000 वाला थोड़ा कम है, 3500 वाला ज्यादा है, और 5000 वाला। तो मुगलों के दरबार में औकात बताने वाले जो पद हुआ करते, उस पद को क्या बोला करते? मनसब। जिसको ये मनसब मिलेगा वो क्या कहलाएगा? दार का तो मतलब होता है स्वामी। दार का मतलब क्या था? तहसील का स्वामी, तहसीलदार, सूबे का स्वामी, ठेके का स्वामी, जमीन का स्वामी, मनसब का स्वामी। है बात समझो। तो मनसब, मनसब का मतलब क्या होता है? पद। क्या होता है? अब मान लो ये है, मैं कहूं अब मुगलों के कहां से कहां तक मारते हैं मनसब? 10 से लेके 10,000। पर 5000 से ऊपर की मनसब केवल मुगलों के राजकुमारों को मिलेगी, जो राजा के बेटे होंगे। जहांगीर है, जहांगीर के बेटों को आपने कहेगा तू 6000 का, तू 7000 का, तू 8000 का, तू 9000 का। बाकी जो राजा उनके हाईएस्ट पोस्टिंग कोई होगी तो वो कितनी होगी? और 5000 ही बुढ़ापे में देंगे। मरता मरता आदमी होगा तब 5000 का बनेगा। पहले मान लो किसी को लगाते 2000 की पोस्टिंग देते कि तू 2000 का मनसबदार है। फिर किसी युद्ध में बेचारा जीत के आता, मुगल कहते प्रमोशन, तू भाई साहब 3000। फिर और कोई युद्ध में जीत के आया तो कहा प्रमोशन, तू कितने का हो गया? 4000। इतने मरमुरा जाता, या तो भगवान मौत दे देता या किसी लड़ाई में काम आ जाता। तो 5000 के मनसब तक तो लोग पहुंचते ही नहीं थे, लेकिन जहांगीर ने मेवाड़ वालों को जाते ही 5000 का मनसब दिया है। जाते कितने का दिया है? फिर क्या मनसब ये भी बताता कौन कहां बैठेगा। आगे बैठेंगे, फिर उससे पीछे अब मान लो 5000 वाले आगे, फिर 4000 वाले, फिर 3000 वाले, फिर 2000 वाले, 1000 वाले, 500 वाले, 300 वाले, 200 वाले, फिर लास्ट वाले तो खड़े रहते होंगे। कईयों को दरबार के बाहर खड़ा रहना पड़ता होगा। तो ये भी पता चल रहा है ना आपका स्टेटस क्या होगा। तो जहांगीर ने अमर सिंह को, सॉरी कर्ण सिंह को जाते कितने का मनसबदार बनाया? इसका मतलब जहांगीर उस बात की वैल्यू समझता है। जहांगीर को बताया कि यदि मनसब कम दे दिया, इसको पीछे बिठा दिया, ये कल ही वापस चला जाएगा कि संधि तोड़ दी।
वापस लड़ाई करेंगे। तो उसने राजी किया, एकदम अपने पास से बिठाया। तो जहांगीर ने अपनी जीवनी लिखी थी। जहांगीर अपनी जीवनी में कर्ण सिंह की खूब उल्लेख करता है। और कर्ण सिंह जब पहली बार मेरे दरबार में आया तो मैं उसको खुद जाके लेके आया और मैंने अपने राइट हैंड में बिठाया उसको एकदम। तो राइट हैंड आपने कहते किसी भी ये उसका राइट हैंड है, इसका मतलब कहना था तू मेरा कितना खास आदमी है। और मैंने उसको कितने का मनसब दिया। फिर जहांगीर कहता है कि फिर मैं मेरे हथियार दिखाने के लिए उसको लेके गया। पर वो जहांगीर लिखता है पर कि कर्ण सिंह में एटिकेट्स नहीं थे ज्यादा, वो जंगली था। कहने का मतलब वो कभी दरबार के अंदर गया नहीं था। तो मैं जब हथियार दिखाने के लिए लेके गया तो उसने मेरी सबसे प्रिय बंदूक उठा ली और प्रिय बंदूक उठाकर ये तो मैं रखूंगा। जब कैसे होता नहीं था बादशाह के सामान के आप हाथ नहीं लगा सकते भाई, ये सिंपल सी बात है। आपको सीएम साहब बुलाए और सीएम साहब अपने घर पे आपको कहे कि देखो मेरे पास ये पेन पड़े, आपको ये पेन मुझे दे दो, नहीं होता ना। उल्टा ये होता है अपने कोई कहे कि खाना खा लो तो अपने कहता नहीं सर खा के आया था। बड़े आदमी ये तो होता है टिकट्स। और क्या होता है कि उसने मेरी प्रिय बंदूक उठाई और कहा ये तो मैं रखूंगा। जहांगीर कहता मुझे बड़ा अजीब लगा लेकिन मैंने उसको बंदूक दे दी। तो जहांगीर खूब लिखता है। जहांगीर लिखता है कि वो शिकारी बहुत अच्छा था। हम जब भी शिकार करने के लिए जाते तो मैं हमेशा युवराज को मेरे साथ रखता था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि युवराज ने गोली चलाई और शिकार मरा नहीं। उसका निशाना हमेशा अचूक बैठता था। जंगल के अंदर अभ्यास कर करके बहुत अच्छा शिकारी बन गया था। एक दिन हम दोनों शिकार करने के लिए गए हुए थे और उसके पता नहीं क्या मन में आई, उसने कहा कि बादशाह आज पहला निशाना तुम लगाओ। और मैं डर गया क्योंकि मुझे इतना अच्छा निशाना लगाना नहीं आता और मुझे लगा कि आज मेरी युवराज के सामने बेइज्जती हो जाएगी। पर मैंने अल्लाह ताला को याद किया, आंखें बंद करके मैंने गोली चलाई। हवा का बहाव उसी तरफ था, अल्लाह ताला ने मेरी सुनी और शिकार की गोली लग गई और युवराज के सामने मेरी बेइज्जती होते होते रह गई। तो खूब जिक्र भी करता है कि बुलाया था मैंने कर्ण सिंह को, मेरे दरबार में बुलाया था, मेरे पास रखा था। अच्छा, वो कर्ण सिंह और राजी करता है। कर्ण सिंह के और कर्ण सिंह के पिताजी कौन है? अमर सिंह। इन दोनों की मूर्तियां आगरा के किले के पास लगवा देता है। ये दोनों दोस्त है मेरे बाप बेटे, इनकी मूर्तियां लगाई। जैसे अकबर ने किसके लगवाई? जयमल पत्ता। जहांगीर किसके लगवा देता है? अमर सिंह और कर्ण सिंह। बाद में औरंगजेब, उसने सारी तोड़ी। इसी दौरान जब ये संधि वंदी हो गई थी, कर्ण सिंह इनके दरबार में आया हुआ था। जहांगीर के दरबार में एक अंग्रेज आया हुआ है। उस अंग्रेज का नाम है टॉमस रो। कौन है? एक इंग्लिश एम्बेसडर है, जहांगीर से ट्रेड की बात करने आया। टैक्स में छूट चाहिए अंग्रेजों को। अंग्रेज आ गए थे अजमेर। अजमेर में जहांगीर रुका हुआ है और अजमेर में उससे मिलने के लिए एक अंग्रेज आया, उसका नाम क्या है? अच्छा, अंग्रेज जहां भी जाते थे ना, चीजों को बहुत बारीक से वो देखते कि यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो टॉमस रो यहाँ पे देखता है कि जहांगीर के सबसे राइट में एक बंदा आके बैठता है। जहांगीर उसके साथ आता है, उसके साथ बाहर जाता है, उससे बातचीत करता रहता है, उसके साथ शिकार खेल के आता है। तो उसको लगा ये बहुत खास आदमी। तो उसने बाकियों से पूछा, दरबारियों से, ये कौन है जो सबसे राइट में बैठता है? तो दरबारियों ने कहा साहब ये मेवाड़ के राजकुमार है, युवराज कर्ण सिंह। यार ये जहांगीर के इतना खास कैसे? कहता कई साल हमारी लड़ाई चली थी, नए नए दोस्त बने हैं, तो नई नई दोस्ती होती तो प्रगाढ़ता ज्यादा होती है। तो टॉमस रोन को कहता है अच्छा, मतलब कई साल लड़ाई चली, फिर आपने इनको भयंकर हराया होगा, हरा के इन पे कब्जा कर लिया होगा तो दोस्त बन गए। तो उनका चुप धीरे, हारे तो हम ही थे, मुश्किल से पटा पुटू की कैसे न कैसे करके संधि के, इसलिए राजी मत रखना पड़ता है वरना ये वापस भाग जाएंगे, लड़ाई करेंगे। तो टॉमस रो अपनी बुक में लिखता है कि मुगल बादशाह ने मेवाड़ के राणा को बुद्धि से अधीन किया था, बल से नहीं। किसे अधीन किया था? बुद्धि से अपने अंडर के अंदर ले गए थे, बल मतलब ताकत का प्रयोग ही नहीं किया। किसने कहा ऐसा? कर्ण सिंह के हाथ में आ गया था शासन, तो जीवता तो है ना, मारे थोड़ी यार। हा? मैंने बताया 1615 के बाद राजधानी कहां लेके आ गए? उदयपुर। राजधानी आ गई तो राजा महल मालिये बनवाएंगे, तो कर्ण सिंह ने उदयपुर के अंदर महल बनवाया, कर्ण विलास। कौन सा बनवाया? एक महल बनवाया दिलखुश। कौन सा? अंदर घुसते ही देखो, उदयपुर में कर्ण विलास तथा दिलखुश महलों का निर्माण करवाया। पिछोला झील में जगमंदिर का निर्माण शुरू करवाया गया। जगमंदिर महल है, पिछोला झील में जगमंदिर का निर्माण शुरू करवाया गया। और ये निर्माण वगैरह इन्होंने शुरू किया ही था। इतने में 1622 के अंदर जहांगीर और खुर्रम के बीच का पंगा हो गया। किसके बीच में पंगा हो जाता है? मैंने तब बात बताई थी, खुर्रम साउथ इंडिया में पोस्टिंग है उसकी, उसको कहा कि तुम अफगानिस्तान जा। कहां पे जा? तूने मना कर दिया, नहीं जा रहा। मैं क्या मतलब होता है क्या? मेवाड़ जाऊं तो मैं जाऊं, वहां जाऊं तो मैं जाऊं, और यदि मैं वहां जाऊंगा ना तो मैं सर्वश्रेष्ठ सेनापति बन के जाऊंगा, मतलब बाकी सारे सेनापति मेरे अंडर होने चाहिए, सुप्रीम कमांडर में। जहांगीर ने कहा ऐसे नहीं होता, तेरे से बड़े बड़े कई मनसबदार बैठे हैं, बूढ़े ठाडे लोग बैठे हैं, वो तेरे ऊपर रहेंगे तो उनके अंडर में जाएगा। तो उसने कहा जाना ही नहीं है, किसको जाना है? तो जहांगीर ने कहा कि पकड़ के जेल में डालो, राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अब जहांगीर ने सेना भेजी तो खुर्रम बेचारा भागा। भाग के कहां जाए? तो कोई ना कोई दोस्त होना चाहिए। तो खुर्रम, कर्ण सिंह खुर्रम के बीच संधि हुई है, तब से दोनों कर्ण सिंह और खुर्रम अच्छे दोस्त थे। तो खुर्रम जब उधर से भागा तो उसने कर्ण सिंह को मैसेज किया
कि भाई कर्ण सिंह डैडी ने घर से भगा दिया, पीछे फौज और है, किधर जाऊं? तो उसने कहा उदयपुर जा। तो रहने की जगह कोई, उसने कहा जगमंदिर नया नया शुरू ही करवाया, पूरा तो नहीं बना, पर कई कई कमरे तैयार हो गए, लेट बात अटैच है, तो यहाँ आके रह जाओ। खुर्रम ने जब विद्रोह किया था तो कौन से महल में रुका था? देखो, विद्रोह के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट, विद्रोह के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट खुर्रम इस महल में रुका था। खुर्रम स्टेड हियर। कहां स्टे किया उसने? जगमंदिर में। खुर्रम इस महल में रुका था। खुर्रम स्टेड हियर। खुर्रम इस महल में रुका था। तो यहाँ तो ये जगमंदिर आप देखना कभी, पिछोला झील के अंदर जगमंदिर एकदम व्हाइट पत्थर का है, प्योर व्हाइट व्हाइट पत्थर का है। रात को जब चांद की चांदनी पड़ती है तो बहुत सुंदर दिखता है। खुर्रम जब यहाँ रात, उसको बहुत अच्छा लगा, और उसको लगा कि यार ये व्हाइट पत्थर का जो चांद की रोशनी में जो अलग ही एक इंप्रेशन पड़ता है, इसलिए खुर्रम जब बादशाह बना तो उसने ताजमहल ऐसा ही बनवाया। तो ताजमहल का इंस्पिरेशन यदि खुर्रम को कहीं से मिल रहा है तो कहां से मिल रहा था? कई दिन यहाँ रहा, फिर खुर्रम ने कहा भाई यहाँ बैठे बैठे तो क्या पार पड़ेगी, लड़ाई झगड़े करने ही पड़ेंगे, तो खुर्रम यहाँ से आगे जाता है। तो मेवाड़ वाले खुर्रम के साथ सेना भेजते हैं। 1000 सैनिक देने थे, तो 1000 सैनिक किसके साथ भेजे? और 1000 ही नहीं, ज्यादा ही भेजे। खुर्रम ने कहा लड़, तेरे बाप से लड़, कोई बात नहीं। उधर जहांगीर कहे कि भाई तुम मुगल बादशाह को दोगे, उनका अगला बादशाह यही है, बादशाह को देनी है, कोई से बादशाह को दे के आए। और जहांगीर ने बेचारे ज्यादा पंगे लिए नहीं। तो कर्ण सिंह का भाई था भीम सिंह सिसोदिया, क्या नाम था? भीम सिंह सिसोदिया खुर्रम के साथ साउथ इंडिया जाता है। खुर्रम की अपने बाकी भाइयों से लड़ाई होती है, जहांगीर अपनी सेना भेजता, जहांगीर की सेना से लड़ाई होती है। तो उस युद्ध में खुर्रम के पास फौजी है 8000, सामने वाली सेना के पास है 40000। इधर से 8 और उधर से कितने? 40। तो खुर्रम ने अपने सेनापतियों को बुलाया, सेनापतियों को बुलाकर भाई क्या करें, लड़ेंगे चले? तो बाकी सेनापतियों ने कहा चलते हैं यार, दिमाग खराब है, अपने 8000 है, सामने कितने हैं, क्या लड़ना है इनसे? भीम सिंह सिसोदिया ने कहा लड़ेंगे। भागा कैसे जा सकता है यार, पीठ कैसे दिखाई जा सकती है? हो गए तो 40000 हो गए, क्या कर लेंगे 40000? और मार ली ना ढंग से थोड़े बहुत ही, ये सारे भाग जाएंगे। खुर्रम को इतना कॉन्फिडेंस है, खुर्रम रुक गया। खुर्रम ने कहा भीम सिंह सिसोदिया लड़ रहा है तो लड़ लेंगे। बाकियों ने कहा भाई हमारे तो पार पड़ेगी। तो भीम सिंह ने कहा आगे मैं लड़ लेता हूं, तुम पीछे रह जाना। अगले दिन भीम सिंह सिसोदिया लड़ता है, वो उनकी 40000 की आधी से ज्यादा फौज काट देता है। 22-23 हजार बंदे मारे उनके। तब कोई भीम सिंह, अपने वालों को दिक्कत ये थी कि अपने वाले खुद लड़ते जाके, तो भीम सिंह खुद आगे आगे लड़ रहा था, तो भीम सिंह खुद गिर गया और उस लड़ाई में लड़ता हुआ मारा गया। जैसे ही खुर्रम को, अब मतलब लड़ाई बराबर है, अभी तक भी खुर्रम इसके अंदर जीत सकता है कि इधर 8000 लड़ रहे थे तो इनके आधे एक मरे, तो इनके 4-5 हजार लड़ रहे हैं और उनके 22-23 काट गए, और उन वाली भी सेना थकी हुई है, इनकी सेना भी थकी हुई है। अभी भी उन चांस है कि ढंग से कोई अपनी वीरता दिखाए तो 3-4 हजार सैनिकों से 20,000 को भगा दे। पर खुर्रम पीछे बैठा है, उसको समाचार मिला कि भीम सिंह सिसोदिया आगे लड़ता हुआ मारा गया। खुर्रम ने अपनी सेना को चप्पलें हाथ में लो, अब नहीं लड़ना आपने। तो क्या टेरर रहा होगा उस बंदे का, कि क्या गजब का लड़ा होगा इस क्षेत्र के अंदर, कि उसने बाकियों को भागने के लिए मजबूर कर दिया था। उसने कहा नहीं, तो वो लड़ता हुआ मारा गया। तो खुर्रम ने कहा अपने भाग जाएंगे, तो खुर्रम यहाँ रुका, फिर यहाँ से बेचारा भाग गया था वो। तो खुर्रम के बाद दिन वापस काम किए, बाद में वो मुगल बादशाह बनता है। मुगल बादशाह बनता है तो इनके साथ ठीक ही थे शुरू से रिलेशन।